नमस्कार फ्रेंड्स। आज हमने अटवा, राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक आदि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है पाचन तंत्र लिया है और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाई, पाचन तंत्र सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मनुष्य का शरीर है वो मनुष्य का शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका, और कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तकों से मिलकर बनते हैं अपने अंग, और अंगों के समूह से मिलकर बनता है तंत्र, और तंत्र के समूह से मिलकर बनता है अपना पूरा शरीर। अब आज आपको देखो एक सामान्य सा क्वेश्चन तो मैं यहाँ से बता देता हूं कि हमारे शरीर की या सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेन ने की थी। ल्यूवेन, रॉबर्ट हुक, इसने तो की थी मृत कोशिका की और इसने की थी जीवित कोशिका की। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो मैंने यहां से कंप्लीट करवा दिया आपको। हमारे शरीर की या सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की? 1674 में ल्यूवेन ने। अब देखिए, अब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पाचन तंत्र क्या होता है? वह तंत्र या अंगों और ग्रंथियों से मिला हुआ वह तंत्र जिससे हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को सरल पदार्थों में तोड़कर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाती। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है भाई। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अब सबसे पहले मैं आहार नाल के आपको भागों के बारे में बता देता हूं। देखो, मनुष्य मुख द्वारा भोजन को अंतः ग्रहण करता है और मलद्वार द्वारा भोजन को बाहर निकाल देता है। अब देखिए, तो मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, फिर हो गया अपना आमाशय, फिर हो गया छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत का एक भाग हो गया अपना अपेंडिक्स प्रेसेसिका, और मलद्वार और मलाशय। अब देखिए ग्रंथियों में सबसे पहले आ गई लार ग्रंथि, फिर हो गई अपनी कौन सी? यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, फिर हो गई अपनी आमाशय। तो पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां कितनी है भाई? 3 ग्रंथियां। तो सामान्य सा क्वेश्चन ये और हो गया। अब देखिए मानव के आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग है वो क्या है? मुख गुहा, और यहीं से भोजन का क्या हो जाता है? पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है ना सामान्य से एग्जाम में कि आहार नाल का प्रारंभिक भाग कौन सा है। उसमें ऑप्शन दे देता है ग्रसनी, मुख गुहा। तो हम ग्रसनी और मुख गुहा में कंफ्यूजन हो जाते हैं, ग्रसनी को सही कर देते हैं, गलत। क्या होगा? मुख गुहा। अब देखिए मानव है वो द्विबार दंती प्राणी है, ग्रत दंती है और विषम दंती है। अर्थात द्विबार दंती का मतलब हो गया मनुष्य के शरीर में 2 बार दांत आते हैं। एक तो हो गए स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी या दूध के दांत। देखिए स्थायी दांत तो जो वयस्क अवस्था में आते हैं उसको स्थायी दांत बोलेंगे उनको, और जो अस्थायी दांत है वो दूध के दांत थे, जब हम शिशु थे, छोटे बच्चे थे, उस अवस्था में आते हैं। अब देखिए विषम दंती का अभिप्राय है कि मनुष्य में दांत बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं, और जितने ज्यादा प्रकार के दांत पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? विषम दंती प्राणी। तो मनुष्य द्विबार दंती, ग्रत दंती का मतलब मनुष्य का जो शरीर है, दांत है वो किसी गड्ढे में, जिसे हम मसूड़ा बोलते हैं, उसमें चुभा हुआ रहता है, उसमें लगा हुआ रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे? मनुष्य में जो दांत है वो ग्रत दंती प्राणी है मनुष्य। विषम दंती, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं भाई? 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखो, एक हो गया कृतनक, एक हो गया रदनक, और अगला हो गया अग्रच्वर्णक, और फिर होता है च्वर्णक। देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है च्वर्णक और अग्रच्वर्णक में। तो अग्र का मतलब हो गया आगे, यानी कि पहले आने वाला। तो पहले आप अग्रच्वर्णक पढ़िए, बाद में क्या पढ़िए? च्वर्णक। अब देखिए कृतनक आकार होता है धारदार, और इनका कार्य होता है काटने का। ये आगे वाली 4 दांत है उनके बारे में बात कर रहा है। रदनक होते हैं नुकीले, और इसका कार्य होता है चीरने फाड़ने का। देखिए ये होते हैं जो कृत्रिम दांत है वो शाकाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, जैसे चूहा। आपने देखा होगा कि चूहा, आपको एक रोचक बात बता देता हूं, चूहा क्या करता है? बार बार कुतरता रहता है। तो कुतरने की आदत क्यों होती है? क्योंकि चूहा है, उसके जो कृत्रिम दांत है वो ज्यादा विकसित हो जाएंगे यदि, तो चूहे की मृत्यु हो
हो सकती है। यदि चूहे के ऊपरी जबड़े का या निचले जबड़े का एक कृतनक दांत तोड़ दिया जाए तो दूसरे जबड़े का कृतनक दांत बहुत ज्यादा लंबाई में बढ़ जाएगा और चूहा उसके कारण मर जाएगा। तो इसलिए चूहा क्या करता है, सारे दिन कुछ ना कुछ कुतरता रहता है या अपने दांतों को पिसता रहता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसके दांत है वो दांतों का आकार बना रहे। अब देखिए अगले दांत होते हैं अपने रदनक। तो रदनक है देखो नुकीले, इनका आकार होता है नुकीला, कार्य होता है चीरने फाड़ने का, और ये मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। तो देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से दांत शाकाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, तो कौन से, कृतनक, क्योंकि काटने का काम उनको ही करना पड़ता है। और निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, तो वो हो गए रदनक, क्योंकि चीरने फाड़ने का कार्य उनका ही होता है। अब देखिए अग्रच्वर्णक जो चपटे होते हैं और भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, और च्वर्णक इनका आकार चपटे और चौड़े होते हैं और ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत सी एग्जामों में मैंने देखा, देखो दंत सूत्र। तो मैं आपको बता देता हूं, दांत दो जबड़े होते हैं जिसमें अपना जो ऊपरी जबड़ा होता है वो तो स्थायी होता है, और जो निचला जबड़ा होता है वो क्या होता है, अस्थायी, वो हिलता है। तो देखिए मैं बता देता हूं, दांतों का साइज कुछ इस प्रकार होता है, अपने 32 दांत है वो इस प्रकार से सी आकार में रहते हैं। अब यदि मैं इनको दो भागों में बांटूं तो देखो दो तो हो गए दाएं ऊपरी जबड़े में और दो हो गए बाएं ऊपरी जबड़े में, अर्थात सामने वाले जो 4 दांत दिखाई देते हैं वो दांत अपने कौन से हो गए भाई, अपने हो गए कृतनक। तो 4 तो हो गए ऊपरी जबड़े में और 4 हो गए निचले जबड़े में, तो टोटल दांतों की संख्या कृतनक की कितनी हो गई भाई, 8। अब देखिए रदनक, तो रदनक हो गए नुकीले, कील जैसे, तो 4 दांतों के अलावा एक इधर का एक इधर का, तो 2 दांत हो गए, वो क्या हो गए अपने रदनक। तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी, 4। अब देखिए 2 और 2, 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 4 तो ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, तो ये होते हैं अपने कौन से, अग्रच्वर्णक, और 3 और 3 6, अर्थात 12 दांत ये होते हैं अपने च्वर्णक। तो देखो 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 4 24, और 24 और 8 कितने हो गए अपने टोटल 32 दांत। तो मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं भाई, 32 दांत पाए जाते हैं। ये तो हो गई अपने किसके बारे में, केवल दांतों के बारे में बात। यहां से दांतों से इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मुख की बात करते हैं। तो मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। सबसे पहले तो सामान्य सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है लार ग्रंथि से कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है भाई, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब आपकी दिक्कत आ रही होगी 3 जोड़ी कौन सी, देखो एक तो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि जो कान के नीचे पाई जाती है, अर्थात गालों में पाई जाती है। कभी आपने देखा होगा जब आप खट्टी चीज खाते हैं जैसे आंवला या फिर कोई भी मान लो केरी का अचार या केरी खाते हैं तो गालों में हल्का सा दर्द होता है, या फिर आप बेर खाते हैं, जो छोटे वाले बेर आते हैं वो खाते हैं तो हल्का सा अपने गालों में दर्द होता है। इसका मतलब ये हो गया गालों से जो सिब्बम था, जो लार ग्रंथि थी, सॉरी उसने क्या कर दिया, कर्णपूर्व ग्रंथि ने क्या कर दिया, अपना रस स्रावित कर दिया। और एकदम से रस स्रावित करेगा तो सीधी सी बात है, करेगी तो सीधी सी बात है, हल्का सा हमें पेन महसूस होता है। अब देखिए तो एक तो हो गई अपनी कर्णपूर्व ग्रंथियां, दोनों गालों में पाई जाती है तो एक जोड़ी हो गई अपनी, एक हो गई अधोजंब यानी कि जीभ के ऊपर वाली, और एक हो गई अधोजीव्या यानी कि जीभ के नीचे वाली। अब देखो लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम, तो लार ग्रंथि में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, या इसका दूसरा नाम है एमिलेज, और इंग्लिश में कई बार इसको एमिलेज को एमाइलेज भी बोला जाता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। देखना एंजाइम कौन सा है, टाइलिन और एमिलेज, इसका कार्य क्या होता है भाई, पाचन करना। अब दूसरा देखो एंजाइम इसमें पाया जाता है, उसका नाम है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे शरीर में भोजन के द्वारा जितने भी जीवाणु कीटाणु विषाणु आते हैं उन सब जीवाणु कीटाणु विषाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जीवाणु नाशक। और ये देखो एक रोचक बात और बता देता हूं, लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो आंसुओं में भी पाया जाता है, आंसुओं में भी पाया जाता है। अब आपको बात बताए आंसुओं में भी ये क्या कार्य करता है भाई, आंसुओं में भी इसका कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, क्योंकि आंख के द्वारा भी कोई जीवाणु हमारे शरीर में जा सकता है तो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथि कितने जोड़ी होती है मनुष्य में। दूसरा क्वेश्चन कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन और लाइसोजाइम। तीसरा क्वेश्चन कि आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा जीवाणुओं से वो क्या करता है, सुरक्षा करता है, जी हाँ जीवाणु नाशक होता है, तो वो भी हो जाएगा लाइसोजाइम। अब देखिए अब अगली बात करते हैं अपन ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या है,
ग्रसनी एक प्रकार की छोटी संरचना होती है जो भोजन को मुख से कहां तक पहुंचाने का कार्य करती हुई ग्रास नली में पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखिए ग्रसनी, ग्रसनी और ग्रास नली, और यहां देखना ग्रसनी है वो श्वास नली और ग्रास नली दोनों से जुड़ी रहती है, तो इन दोनों के बीच में किसके मध्य श्वास नली मैं मान लेता हूं। देखो एक ग्रसनी और इसके साथ में जुड़ी रहती है, एक तो जुड़ी रहती है अपनी ग्रास नली, क्या जुड़ी रहती है अपनी ग्रास नली, ग्रास नली, और एक जुड़ी रहती है अपनी श्वास नली। तो ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। कौन है भाई ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी में और ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब इसके बीच में एक पल्लेदार संरचना होती है जिसे बोलते हैं एपिलॉक्टिस। क्या बोला जाता है एपिलॉक्टिस। देखिए एपिलॉक्टिस क्या होता है, एपिलॉक्टिस क्या होता है, ये पल्लेदार संरचना होती है, इसको बोलते हैं घाटी द्वार। क्या बोलते हैं घाटी द्वार। जब कभी हम श्वास लेते हैं तो ये श्वास को भोजन नली में नहीं जाने देता, और यदि हम भोजन खाएं तो ये भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता। अर्थात ये क्या करता है, भोजन को तो भोजन नली में अर्थात ग्रास नली में, और श्वास को श्वास नली में जाने देता है। तो इसका मतलब इस एपिलॉक्टिस को बोलते हैं पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिस। पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिस, भाई ये ट्रैफिक का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिस। तो ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं भोजन है। भोजन ग्रास नली से होता हुआ, ग्रास नली की लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहां पहुंचता है भाई, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय, आमाशय का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा होता है। आमाशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा। अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का ये होता है, और इसके 3 भाग है। इसके कितने भाग है, 3 भाग। एक तो हो गया जठरागमन, और एक हो गया जठर निर्गम, जठर निर्गम भाग, और दूसरा हो गया अपना बीच वाला फंडिस भाग। और इसकी जो धारिता है या इसका जो आयतन होता है, धारिता या आयतन, इसका आयतन होता है 1 से 3 लीटर। ये क्या करता है, भोजन को, जो 1 से 3 लीटर भोजन है उसको क्या कर देता है अपनी और अपने अंदर एकत्रित रख सकता है। इसे इंग्लिश में कार्डियक बोला जाता है, और इसे बोला जाता है जो अपना जठर निर्गम भाग है इसे बोला जाता है पायरोलिक, पायलोरिक भाग। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें 2 प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। अवरोधनी, अवरोधनी का मतलब होता है रोकने वाली, और रोकने वाली एक तो हो गई अपनी जठर आगमन अवरोधनी, या लिख सकते हैं अपन कार्डिक अवरोधनी। दूसरी हो गई अपनी पाइलोरिक अवरोधनी। तो देखो ये भोजन को वापस फंडिस से किसमें नहीं जाने देती भाई, ग्रास नली में नहीं जाने देती, और यहां से जब भोजन आगे चला जाता है तो इसको वापस से नहीं आने देती फंडिस में। ये हो गई कौन सी, पाइलोरिक या जठर निर्गम अवरोधनी। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी जीवाणुनाशक होता है। जीवाणुनाशक, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, पहली बात। दूसरी बात इसकी पीएच होती है, पीएच होती है 1.2। कितनी होती है, 1.2। और श्लेष्मा झिल्ली है, श्लेष्मा झिल्ली। ऐसा माना जाता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा होता है यदि हाथ पर डाल दिया जाए तो ये हाथ के आर पार निकल सकता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक झिल्ली पाई जाती है इसमें श्लेष्मा झिल्ली, जो क्या करती है, जो HCl से आमाशय की क्या करती है, आमाशय की सुरक्षा करती है। अब चलो अगली बात करते हैं, अगला कार्य क्या है, ये क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइमों को सक्रिय करता है, जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको क्या करता है, सक्रिय। अब देखो इसमें पाए जाने वाले एंजाइम, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पेप्सिन, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, जो किसका पाचन करता है भाई, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। और दूसरा एंजाइम पाया जाता है इसमें कौन सा, रेनिन, जो किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। और दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या, केसिन। इस केसिन को क्या बदल देता है, ये
पेराकेसीन में बदल देता है। किस में बदल देता है भाई? पेराकेसीन में। तो देखो इसे बोलते हैं दूध का जमना। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में। आमाशय से भोजन कहां पहुंचता है भाई? छोटी आंत में पहुंचता है। तो देखिए छोटी आंत कहने कोई छोटी आंत है और ये है बड़ी खोटी आंत। कैसे भाई? छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो है 6.5 मीटर या 22 फीट के बराबर। इसके देखो 3 भाग होते हैं। देखो एक तो हो गई ग्रहणी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो डेड्यूनम, एक हो गई मध्यांत्र, इंग्लिश में बोले तो जेनुनम, और एक हो गई शेषांत्र, इंग्लिश में बोले तो इलियम। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से ग्रहणी का भाग है, तो 3 भाग तो दे देते हैं किसके? बड़ी आंत के, सॉरी निम्न में से छोटी आंत का भाग है, 3 भाग तो दे देते हैं बड़ी आंत के और 1 भाग किसका दे देता है? छोटी आंत का। कंफ्यूज कहां होते हैं? कंफ्यूज यहां होते हैं कई बार ग्रसनी और ग्रहणी दोनों ऑप्शन में होते हैं और हम क्या कर देते हैं? जल्दबाजी में ग्रसनी कर देते हैं, जो कि गलत है। ग्रसनी किसका? छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। तो देखो इनको ध्यान में रखना। अब चलो बात करते हैं किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत है वो 3.5 मीटर लंबी होती है और ये उल्टे यू आकार की होती है। कैसी होती है? उल्टे यू आकार की। अब देखो एक बात और बता देता हूं, इसके भी कितने भाग है भाई? 3 भाग है। एक तो हो गया सिक्कम, दूसरा हो गया रेक्टम और तीसरा हो गया अपना कोलन। देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले सिक्कम। सिक्कम कौन सा भाग होता है? जहां से छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिलती है, इस भाग को क्या बोलते हैं? सिक्कम। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत मिलने वाले भाग को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? सिक्कम। अगली बात, रेक्टम बोल दो चाहे मलाशय बोल दो, एक ही बात है। अब देखिए कोलन। कोलन में सर्वाधिक कोई किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता, लेकिन केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता। ध्यान रखना, किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो जहां सिक्कम होता है, सिक्कम के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन अपेंडिक्स या बोला जाता है परिशेषिका। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है जो हमारे शरीर में कोई काम का नहीं होता। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है कि जीभ है, वो जीभ का कौन सा भाग है वो खट्टा स्वाद, कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद? तो जीभ का जो अग्रिम भाग है, जो आगे वाला भाग है, वो मीठे स्वाद का पता लगाता है और साइड वाला जो भाग है वो क्या करता है? नमकीन स्वाद का पता लगाता है भाई। साइड वाला भाग नमकीन स्वाद, और इसके थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है जो मध्यांश भाग जिसको बोलते हैं, ये खट्टे स्वाद का पता लगाता है। और जीभ का जो अंतिम भाग है वो कड़वे स्वाद का पता लगाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीभ के अग्रिम भाग से किस प्रकार के स्वाद का पता चलता है? तो वो कौन सा है? मीठा। और जीभ के अंतिम भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है? तो वो कौन सा है? अपना कड़वा। और पाचन तंत्र के क्वेश्चनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।